नमस्कार साथियों। बहुत अधिक व्यस्तता के कारण काफ़ी समय से मैं आप सबके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, मगर अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रेगुलर इंटरवल पर आपको नई नई ग्राउंड ब्रेकिंग जानकारियां, इंफॉर्मेशंस देता रहूँगा जो हमारे जीवन को, स्पेशली हमारी हेल्थ को एक नया आयाम, एक नई डायमेंशन देता रहेगा। इसी सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा चर्चित पुस्तक है इस समय, मैं समझता हूँ एक न्यू बायोलॉजी के क्षेत्र में या मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में, अगर एक वन ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग बुक जो मैं 3 चैप्टर कर चुका हूँ वो है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। और मैं पहले बता चुका हूँ द ग्रेट APJ कलाम वॉज ए एडमायरर ऑफ दिस बुक। और उन्होंने यहाँ मेरठ के अंदर जब उन्होंने एक बार आए थे, वो 8-10 साल पहले, उन्होंने इस बुक का जिक्र किया था अपने भाषण में। एंड दिस इज़ ट्रूली एडमायरेबल। मैं जितने बार भी उस पुस्तक को पढ़ता हूँ, हर बार मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ अबाउट द जीनियस ऑफ दिस मैन, ब्रूस H. लिप्टन, हु इज़ नॉट ए मेडिकल मैन। ये डॉक्टर नहीं है, बट ही कैन थ्रो ए न्यू लाइट ऑन मेडिसिन एंड ही इज डूइंग प्रिसाइजली दैट। आपने पहले के चैप्टर्स में देखा है कैसे इन्होंने एक बिल्कुल नई सोच दी है। इन्होंने ये कहा है कि सेल जो है, जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है, वो इंफॉर्मेशन से गवर्न होती है, ना कि DNA से। DNA को और न्यूक्लियस को तो इन्होंने एक कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है स्टोर करने के लिए, उसको या पेन ड्राइव लगा देते हैं, उसकी तरह यूज़ किया है। ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज़ लाइक द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर, जो एनवायरनमेंट के सिग्नल्स को रिसीव करती है, एनर्जी सिग्नल्स को रिसीव करती है, और वो डिसाइड करती है कौन से प्रोटीन्स अनफोल्ड होंगे, फोल्ड होंगे। वो भी मैंने आपको पहले चैप्टर्स में इनके पढ़ के बताया कि कैसे प्रोटीन्स, एक तरह से डांस ऑफ प्रोटीन्स, हाउ दे चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड विद ईच चेंज देयर इज़ ए कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। एक के बाद एक रिएक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से सेल का फंक्शन चेंज होता है। इन्होंने एक चैप्टर में जो मैंने रिव्यू किया था, इट्स एनवायरनमेंट स्टूपिड, एक चैप्टर वो था कि एनवायरनमेंट है मेन। तो एपिजेनेटिक्स की बात जो कि आजकल पूरे यूनिवर्स में है, मेडिकल फील्ड में भी है, वो इन्होंने बताई। इसके अलावा इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक फंक्शन बताया। इन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस निकालने के बाद भी सेल सर्वाइव करता है, हालांकि रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। सो इन्होंने न्यूक्लियस को एक गॉनेट के रूप में बताया, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में, ना कि द मास्टर ऑफ द सेल जैसा कि पहला सोचते थे। तो इन्होंने बहुत रिवोल्यूशनरी बातें कही जो मैंने आपसे फर्स्ट 3 चैप्टर्स में शेयर करी। अब जो 4th चैप्टर मैं करने जा रहा हूँ वो इन सब का एक और आगे स्टेप है, और वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जहाँ तक हो सकेगा जो की पॉइंट्स है वही बताऊँगा। चैप्टर 4 का नाम है द न्यू फिजिक्स, प्लांटिंग बोथ फीट फर्मली ऑन थिन एयर। प्लांटिंग बोथ फीट फर्मली ऑन थिन एयर, टाइटल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, चौंकाने वाला है। नाउ अब ये इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि जब मैं 1960s में अंडर ग्रेजुएट बायोलॉजी मेजर कर रहा था, बायोलॉजी में डिग्री कर रहे थे, मेजर बोलते हैं वहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वो कर रहे थे, तो फिजिक्स का भी एक होता है उसमें थोड़ा सा एक मॉडर्न फिजिक्स। ये बता रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स किसी तरह से, हम लोग बायोलॉजी वाले मॉडर्न फिजिक्स को एक तरह से अवॉइड करते हैं, उसको एक सिरदर्द समझते हैं, ऐसे ही इन्होंने समझा, इनके साथ ही समझते थे। और मॉडर्न फिजिक्स जैसे तैसे इन्होंने पास होने लायक कर ली, बट उसमें जो क्वांटम फिजिक्स है उसको बोले हम फिजिक्स वाले बहुत ही अवॉइड करते थे, हम उनसे बचते थे। हम उसको ये मानते थे नाउ यू सी इट नाउ यू डोंट, जो प्रेमाइज इनके हिसाब से क्वांटम फिजिक्स, अभी आप देख रहे हो अभी नहीं है, अभी है और अभी नहीं है। कह रहे हमें ये बड़ा वैसा लगता था, बड़ा माइंड बॉगलिंग सा, तो इसलिए इन्होंने
उसको कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर इन्होंने जो है, अब इनको रियलाइज़ हुआ, ये बाद में बताएंगे, अब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि क्वांटम फिजिक्स डिप्राइव्ड बैकग्राउंड एक्सप्लेन्स even when I rejected the nucleus based biology and turned into membrane, I still did not understand the full implication of that shift. हालांकि मैंने न्यूक्लियस बेस्ड जो थिंकिंग थी या डीएनए बेस्ड थी उससे एनवायरनमेंट बेस्ड कंट्रोल ऑफ सेल पे आ गया, बट क्योंकि क्वांटम फिजिक्स मैंने इग्नोर की थी जैसे ज़्यादातर बायोलॉजी वाले करते हैं, मुझे उसका पूरा रहस्य समझ नहीं आया, उसका पूरा इम्प्लीकेशन समझ नहीं आया। फिर इन्होंने एक सेरेंडिपिटी कह लीजिए या डिवाइन प्लान कह लीजिए, 1982 का जिक्र करते हैं ये, कि जब ये एक इन्होंने ऑर्केस्ट्रा बनाया, वो कहना चाहिए वो रॉक एंड रोल शो करने लगे, वो फेल हो गया सब, और ये सब बैंकरप्ट होके बैठे हुए थे, इनके पास पैसा नहीं था, और इनके पास एक कॉल आती है कैरेबियन से जहाँ ये पहले थे कि आप एनाटॉमी पढ़ा सकते हो। इन्होंने एकदम से उसको, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने एडवांस भी मांग लिया उससे, इन्होंने अपने खर्चे निकाल के, वो सारा बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे ये वापस कैरेबियन के लिए तैयारी करके मेडिकल कॉलेज में दोबारा ज्वाइन करने की तैयारी करते हैं। वहाँ पर जब फ्लाइट लेने वाले थे कैरेबियन के लिए, तो जैसे इन लोगों को शौक़ होता है, मुझे भी है साथियों ये, कि जब भी कोई जर्नी होती है मैं किताब ढूंढता हूँ कि मैं इस जर्नी में कौन सी किताब पढ़ूँगा। तो इन्होंने भी, ब्रूस लिप्टन ने भी, और वो बोर्डिंग टाइम होने वाला था, ये बुक शॉप पे गए और जल्दबाजी में इनको कुछ नहीं दिखाई दिया, पहला इनको टाइटल दिखाई दिया, द कॉस्मिक कोड क्वांटम फिजिक्स एज द लैंग्वेज ऑफ नेचर बाय फिजिस्ट हिंज आर पेगल्स। हिंज आर पेगल्स की द कॉस्मिक कोड क्वांटम फिजिक्स एज द लैंग्वेज ऑफ नेचर ये दिखाई दी। इन्होंने सोचा यार कौन पढ़ेगा इसको, वैसे ही मैं बचता हूँ क्वांटम फिजिक्स से, इन्होंने इसको अवॉइड कर दिया। मगर वो टाइम होता जा रहा था, एकदम एड्रेनलिन सीक्रेट होने लगा, एंग्जाइटी हो गई, फिर इन्होंने कोई और किताब उठा ली। फिर जब ये पे करने गए बिल, तो वहाँ पर फिर वो रखी हुई थी। अब इसको आप क्या कह लीजिए, डिवाइन डिज़ाइन कह लीजिए, चांस कह लीजिए, यही किताब फिर दिखाई दी इन्हें रखी हुई, जो कैशियर के पीछे। इन्होंने अब की बार खरीद ली और ये फ़्लाइट में बैठे, और फिर ये कहते हैं जब मैंने पढ़नी शुरू करी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया था। मुझे आइडिया ही नहीं था कि क्वांटम फिजिक्स का कितना ज़बरदस्त रोल है बायोलॉजी में। ये लिखते हैं, इन रेट्रोस्पेक्ट आई शुड हैव बीन ऑब्वियस टू मी एंड अदर बायोलॉजिस्ट Newtonian physics, an elegant and reassuring as it is to hyper-rational scientists, cannot afford the whole truth about human body, let alone universe. इनको ये रियलाइज हुआ कि बिना क्वांटम फिजिक्स को जाने ह्यूमन बॉडी को ही नहीं समझ सकते, यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। और कहते हैं डिस्कवरी आफ्टर डिस्कवरी अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ केमिकल सिग्नल्स including hormones, cytokines, growth factors, tumor suppressors cannot explain the paranormal phenomena. Paranormal phenomena को ये हार्मोन्स, जितनी भी आप देखिए, कोई भी बायोकेमिस्ट्री किताब ले लीजिए, पैथोलॉजी की ले लीजिए, मैं मेडिकल टीचर हूँ, उसमें केमिकल रिएक्शंस भरे पड़े, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे होता है, उसी के बेसिस पे सारा जो है ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें बेस्ड हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। Spontaneous healing, psychic phenomena, amazing feats of strength and endurance, the ability to walk across hot coals without being burned, acupuncture's ability to diminish pain by moving the chi, and others cannot be explained by Newtonian biology. Newtonian biology ये सभी पैरानॉर्मल या कह लीजिए जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो चीज़ें हैं, जो ये बता रहे हैं, एक्यूप्रेशर है, कोयलों के ऊपर चलते हैं लोग, हॉट कोयलों के ऊपर बिल्कुल रेड, पैर नहीं जलते वगैरह वगैरह, स्पॉन्टेनियस हीलिंग, साइकिक, ये सब न्यूटोनियन फिजिक्स के रेंज के बाहर की बात है। माई कलीग्स एंड आई ट्रेंड अवर स्टूडेंट्स टू डिसरिगार्ड द हीलिंग क्लेम्स अबाउट एक्यूप्रेशर, क्रॉनिक कायरोप्रैक्टिशनर, मसाज, प्रेयर। बोले मैं भी, ये भी मेडिकल टीचर थे, मैं भी हूँ, कहते हैं हमने ये सिखाया, अरे ये कुछ नहीं है, ये कायरो प्रैक्टिशनर्स, ये प्रेयर से हीलिंग होना, ये
क्योंकि ये न्यूटोनियन फिजिक्स में फिट नहीं बैठता। हमने उनको एक तरह से इसके अगेंस्ट हमने उनके अंदर, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर एक तरह की उनके अंदर मेंटल ब्लॉक डेवलप किया, ये कहते हैं। फिर आगे बोलते हैं, जो किताब का जिक्र करते हैं, ये डांसिंग वूली मास्टर्स गैरी ज़ुकोव, ये क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत अच्छी किताब है लेमैन के लिए। इसमें ये इसको कोट कर रहे हैं कि 1893 में फिजिक्स के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने कह दिया था अब पीएचडी की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि जो समझना था समझ गए, हम एटम से सब एटम तक पहुंच गए हैं और हमें सब समझ में आ गया, न्यूटोनियन फिजिक्स से एक्सप्लेन हो रहा है। तो नई पीएचडी क्या होनी है, मेजरमेंट को बढ़ाना है, बस जो जानना था जान लिया। उसके 3 साल बाद ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम का भ्रम टूट गया, उसके अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल आए और उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने जो है ये भी पता चल गया कि उनसे स्ट्रेंज एमिशंस निकलते हैं, एक्सरेज, रेडियो एक्टिविटी, अलग अलग तरह के वो रेडिएशंस निकलते हैं। एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी न्यू ब्रीड ऑफ फिजिसिस्ट इवॉल्व whose mission was to probe relationship between energy and structure of matter। अब एनर्जी और मैटर के ऊपर खोज शुरू हो गई। 10 साल के अंदर फिजिक्स ने अबंडन कर दिया न्यूटोनियन मैटेरियल यूनिवर्स को। तो वो जो प्रोफेसर साहब थे हार्वर्ड के, वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित हुए। न्यूटोनियन फिजिक्स की कमर टूट गई, वो सब एटॉमिक लेवल पर बिल्कुल फेल हो गई और उसकी जगह क्वांटम फिजिक्स आ गई। Quantum physicists discovered that physical atoms are made of vortices of energy। ये जो धारणा थी, जो एक डायग्राम आप लोगों ने भी सीखा होगा कि ऐसे ऐसे बीच में न्यूक्लियस है और वो ऐसे एटम इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, यूं 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 करके वो पिक्चर सिखाई जाती है। उन्होंने कहा वो पिक्चर अब आउटडेटेड हो गई। जब हम और क्लोज जाते हैं तो उसमें अगर आप देख पाएँ तो बहुत क्लोज पिक्चर लेंगे तो ये तो पुराना पिक्चर है, नए में खाली कुछ नहीं दिखाई देगा, जीरो, देयर विल बी नो पिक्चर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स द एटम इज नथिंग बट ए स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी। और ये आगे बताते हैं द मोर नो, कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है कि ब्लैंक दिखा दिया। द एटम्स आर मेड आउट ऑफ इनविजिबल एनर्जी नॉट टेंजिबल मैटर। मैटर नहीं है कहीं पे भी, केवल एनर्जी है। कहते हैं अब यू आर होल्डिंग दिस फिजिकल बुक इन योर हैंड, आप किताब पढ़ रहे हैं, येट इफ यू आर टू फोकस ऑन द बुक्स मटेरियल सब्सटेंस विद इट्स एटॉमिक माइक्रोस्कोप यू विल सी यू आर होल्डिंग नथिंग। सो एनर्जी का खेल है सारा। उसके बाद ये बताते हैं द फैक्ट दैट एनर्जी एंड मैटर आर वन एंड द सेम वॉज प्रिसाइजली व्हाट आइंस्टाइन रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ही कंक्लूडेड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो न्यूटन का वर्ल्ड फेमस इक्वेशन था, आज तक का सबसे बड़ा इक्वेशन है, जिससे एटम बम बना साथियों, जिससे सारी न्यूक्लियर एनर्जी और ये सब सारे बहुत सारे ये आपका मोबाइल फ़ोन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये टीवी, ये कंप्यूटर्स, ये सारा का सारा क्वांटम फिजिक्स का खेल है, जो कि न्यूटन साहब की कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से डिराइव्ड है। इसका मतलब क्या है? दिस इक्वेशन रिवील्स एनर्जी इज matter multiplied by the speed of light square. Einstein revealed that we do not live in the universe with discrete physical objects separated by dead space. Universe is one indivisible dynamic whole in which energy and matter are so deeply entangled it is impossible to consider them as independent elements. ये एनर्जी का एक विशाल अद्भुत एक कहना चाहिए एक खेल है ये यूनिवर्स, जिसमें कि एनर्जी मैटर अलग अलग नहीं हम वो कर सकते। बाय द वे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इस किताब में नहीं है, उपनिषद में जो पूर्णादय पूर्णमिदम पूर्णात् मुदच्यते वगैरह बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए श्लोक हैं या ऐसे वर्णन हैं जो क्वांटम फिजिक्स और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, उसको बहुत क्लोज ला देते हैं। और द टाओ ऑफ फिजिक्स एक पुस्तक है बहुत फेमस फिजिक्स की, फ्रिट्जेफ कॉपरा की, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और इसी के ऊपर बेस्ड ये डांसिंग वूली मास्टर्स है गैरी ज़ुकोव की, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ
कि बहुत क्लोज आ गए हैं मॉडर्न फिजिक्स और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने अपनी तरफ से ऐड करी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, द अवेयरनेस दैट सच प्रोफाउंडली डिफरेंट मैकेनिज्म्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर शुड हैव ऑफर्ड बायोमेडिसिन न्यू इंसाइट्स इनटू द हेल्थ एंड डिजीज। बोले इस बात से कि एनर्जी और मैटर इस तरह से जुड़े हुए हैं और ऐसे एनर्जी का खेल है, वो कहते हैं हेल्थ और डिजीज में तो रिवॉल्यूशन आ जाना चाहिए था, एक नई सोच डेवलप हो जानी चाहिए थी। Yet even after discovery of quantum physics, biologists and medical students continue to be trained in the view of body as a physical machine that operates in accordance with Newtonian principles। ये इस बात का अफसोस बताते हैं कि इसके बावजूद जो बायोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी उन्हें इस तरह पढ़ाया जाता है कि बॉडी एक मशीन है जो न्यूटोनियन फिजिक्स पर काम करती है और उसी के हिसाब से चलती है। अब ये नेचुरली बहुत चिंता की बात है। इन सीकिंग नॉलेज ऑफ हाउ बॉडीज मैकेनिज्म्स आर कंट्रोल्ड, रिसर्चर्स हैव फोकस्ड their attention on investigating large variety of physical signals classified into discrete chemical families। कोलेस्ट्रॉल का जांच करना, ये करना, इसका करना, उसका करना, ब्लड प्रेशर निकालना, फिजिकल मेजरमेंट्स को ही हाईलाइट किया जा रहा है अभी तक, क्योंकि वही न्यूटन फिजिक्स के हिसाब से वही फिट बैठता है। और उसमें फिर एक और आगे बताते हैं कि however because of their Newtonian materialistic bias, conventional researchers have completely ignored the role that energy plays in health and disease। एनर्जी का कोई जिक्र नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या और दूसरे तरह की एनर्जीज जो अलग अलग जगह से आती हैं, अपने खुद की एनर्जी। कन्वेंशनल बायोलॉजिस्ट आर रिडक्शनिस्ट who believe the mechanism of physical body can be understood by taking the cells apart and studying their chemical building blocks। रिडक्शनिस्ट अप्रोच को बात करते हैं। मेडिसिन को, मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर बहुत बड़ा एक ये तोहमत कह लीजिए, क्रिटिसिज्म है कि रिडक्शनिस्ट है। रिडक्शनिस्ट मतलब बॉडी को सेल्स, बॉडी को ऑर्गन्स को करके टिश्यूज से सेल, और सेल में भी केमिकल ब्लॉक्स को स्टडी कर लीजिए और आप समझ जाएंगे सारा सिस्टम, और उसमें वहीं से आप ठीक कर लेंगे। दिस इज नोन एज रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये कहते हैं इट इज लाइक हेनरी फोर्ड स्टाइल असेंबली लाइन्स, वन केमिकल कॉजेज वन रिएक्शन फॉलोड बाय अनदर रिएक्शन फॉलोड बाय द लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि इस डायग्राम में है, ए से बी, ए केमिकल से बी रिएक्शन, बी से सी, सी से डी, ई से ए, और इस तरह से लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक रिएक्शन दूसरे को, एक केमिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, इस इज नोन एज लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस रिडक्शनिस्ट मॉडल सजेस्ट दैट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ सिस्टम evident as a disease or dysfunction, the source of problem can be attributed to malfunction in one step along the chemical assembly line। ये chemical assembly line है A B C D E F G H, जहाँ गड़बड़ है एक स्टेप पर उसको रिप्लेस कर दो, दवाई से कर दो या जिससे भी कर दो, कोई फार्मा ड्रग से या कोई और किसी प्रोसीजर से, और वो ठीक हो जाएगा। दिस इज द एजम्पशन दैट स्पर्स द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सर्च फॉर मैजिक बुलेट ड्रग्स और डिजाइनर जीन्स। इसी से प्रेरित होकर फार्मा इंडस्ट्री मैजिक बुलेट ढूंढती रहती है या जीन्स थेरेपी ढूंढती रहती है। However, in quantum perspective reveals that universe is an integration of interdependent energy fields that are entangled in a meshwork of interactions। तो ये ऐसा नहीं है ABCD, ये एक्चुअली इंटर कम्युनिकेशन है, एक अभी से से आपस में। और ये डायग्राम जो इन्होंने, अगर आप देख सकें, ये इस तरह का है। ABCD लीनियर में नहीं है, वो एक गोले में है। A is interacting with B as well as C as well as D as well as E. E is interacting with A, B, C, D all, and E is interacting with all others. So it is like a interconnected। जैसे कि एक क्लास, मेरे दिमाग में एग्जांपल आया, इन्होंने नहीं बताया है, एक क्लासरूम में 3 साल के 10 बच्चे बैठे हैं, तो वो एक दूसरे से थोड़ी, एक दूसरे से करेगा दूसरा, सारे के सारे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो उधर रो रहा है, वो उधर बोल रहा है, वो उससे बोल रहा है, एक कियोस जैसा है, जिसको कुछ साइंटिस्ट ने इसमें लिखा हेल्दी कियोस भी कहते हैं। तो इस तरह का है, ऐसा नहीं है A इंटू, जो कि हम मॉडर्न
ड्रग इंडस्ट्री या मॉडर्न मेडिसिन मानती है, सब सारे केमिकल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. इन कंट्रास्ट द फ्लो इंफॉर्मेशन इन केमिकल यूनिवर्स इज होलिस्टिक. सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वोवन इनटू कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ क्रॉस टॉक. कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ क्रॉस टॉक, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि 3 साल के बच्चे एक कमरे में बैठे हैं, एक स्कूल में 15 बच्चे एक दूसरे से सब बात कर रहे हैं, वो उससे कर रहा है, वो उससे कर रहा है, वो उससे कर रहा है. एंड फीडबैक कम्युनिकेशन लूप्स. ए बायोलॉजिकल डिसफंक्शन में अराइज फ्रॉम मिसकम्युनिकेशन अलोंग एनी ऑफ द रूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन रूट में मिसकम्युनिकेशन होके वो डिजीज बन सकती है. To adjust the chemistry of this complicated interactive system requires lot more than understanding just adjusting one of the information pathway. फार्मा कंपनी क्या करती है, मॉडर्न मेडिसिन क्या कोशिश करती है, उस इंफॉर्मेशन पाथवे में, केमिकल पाथवे में एक चीज को जो गड़बड़ है उसको ठीक कर दो. बट दैट डज नॉट फिट विद दिस वेब ऑफ इंफॉर्मेशन, वेब ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉट द लीनियर. Once I realized the nature of complex interaction between matter and energy, I knew that a reductionist linear approach could not even come close to giving an accurate understanding of the disease. कह रहे मुझे समझ में आ गया, ट्रीटमेंट की तो बात ही छोड़िए, ये जो लीनियर अप्रोच है इससे तो डिजीज ही नहीं समझ में आएगी, क्योर की तो बात ही छोड़ दीजिए. While quantum physics implied the existence of such interconnected information pathways, recent groundbreaking research in mapping protein-protein interaction now demonstrates the physical presence of these complex holistic ways. कहते हैं कि ये अब मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री में भी आ गया है. ये एक डायग्राम दिखाते हैं, अगर यहाँ पर दिख पाए कि केमिकल्स, ये लिखा है मैप ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द वेरी स्मॉल सेट ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन. कैसे प्रोटीन्स, जो प्रोटीन ग्रुप्स हैं वो कैसे मल्टीपल जगह इन्वॉल्व हैं. जो प्रोटीन सेक्स डिटर्मिनेशन में है, यहाँ गोला है, वो आरएनए सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, आरएनए उसमें भी इन्वॉल्व है, स्प्लाइसिंग फैक्टर्स में भी जगह जगह इन्वॉल्व है. कोई भी प्रोटीन सिस्टम एक चीज के साथ इन्वॉल्व नहीं है, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव हैं. Clearly, the biological dysfunction can result from miscommunication anywhere in this complex pathway. Complex pathway है. When you change the parameter of a protein at one point in such a complex pathway, you inevitably alter the parameter of other proteins in innumerable points. इतना complex है, ये इतना आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से कि एक प्रोटीन को जब हम अल्टर करते हैं तो पता नहीं कितने प्रोटीन्स अल्टर हो जाते हैं. ये एक बहुत गहरी समझने की बात है. नोटिस दैट प्रोटीन्स विद इन वन फंक्शनल ग्रुप सच एज दोज कंट्रोल विद सेक्स डिटर्मिनेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोटीन विद कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन लाइक आरएनए सिंथेसिस. एक जगह एक प्रोटीन सिंगल, उसमें ये उसका काम है, ये वो करता है, खाली ऐसा नहीं है. The mapping of this information pathway underscores the danger of prescription drugs. यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को का जो नुकसान हो सकता है वो इसको बताते हैं. We can see that why pharmaceutical companies come with information sheets listing voluminous side effects that range from irritating to deadly. कहते हैं इसीलिए समझ में आता है कि जितनी फार्मास्यूटिकल जो मॉडर्न ड्रग्स हैं उसके साथ बहुत लंबी लिस्ट होती है. कुछ कैजुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ये वो, और कुछ डेडली भी होते हैं, क्योंकि हर केमिकल मल्टीपल जगह काम करता है. When a drug is introduced into the body to treat a malfunction in one protein, the drug inevitably interacts with at least one and possibly many other proteins. जब हम एक ड्रग को वो देते हैं तो एक प्रोटीन पे नहीं रुकता, वो बहुत सारे प्रोटीन्स को इफेक्ट करता है. Complicating the drug side effect issues the fact that biological systems are redundant. Redundant मतलब होता है useless. Biological systems are outdated. The same signal or protein molecules may be simultaneously used in different behavioral functions. ये बहुत interesting बात है. For example, when drug is prescribed to correct dysfunction of signaling pathway of heart, the drug is delivered by the blood to the entire body. This cardiac medicine can unintentionally disturb the function of nervous system if the brain also uses the component of the टारगेटेड सिग्नलिंग पाथवे. हमने एक कार्डियक ड्रग दी जो कि केवल
हमारे हार्ट के मसल्स में काम करती है या उनके सिग्नलिंग पाथवे पर काम करती है। बट अगर वही पाथवे जिसको हम टारगेट कर रहे हैं हार्ट में, वही अगर नर्वस सिस्टम में होता है, क्योंकि ड्रग तो ब्लड में चली जाती है, ब्लड में जाती है, ब्लड से वो सारे सिस्टम में डिलीवर हो जाती है, खाली हार्ट में थोड़ी होती है। तो अगर वो नर्वस सिस्टम में भी वो पाथवे जिसको हम टारगेट कर रहे हैं हार्ट में है, तो नर्वस सिस्टम में भी चेंज आ जाएगा। Multicellular organisms can survive with fewer genes than scientists once thought because same gene products are used for variety of functions. Same gene products are used for variety of function. इसलिए जब हम सिंगल को टारगेट करते हैं, ऐसे ही कहते हैं जैसे 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट से कितने सारी वर्ड्स बन जाते हैं, इंग्लिश भाषा की बात करें, ऐसे ही थोड़े से जीन्स से वो क्योंकि मल्टी फंक्शनल है इसलिए वो जगह जगह, इसीलिए जब हम एक पाथवे को टारगेट करते हैं ड्रग से, वो एक नहीं होता, वो अनेक होता है, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसा ही समझा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च का जिक्र किया रिडंडेंट सिग्नलिंग पाथवेज का। इन्होंने कहा हिस्टामिन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है जो सेल के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जो है मॉडिफाई करता है। जब ये हिस्टामिन ब्लड में होता है, ब्लड दैट नरिशेस आर्म्स एंड लेग्स, जब ये हिस्टामिन उस ब्लड में होता है जो हमारे हाथ पैरों में जा रहा है, तो स्ट्रेस सिग्नल प्रोड्यूसेस लार्ज गेपिंग पोर्स इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। द ओपनिंग ऑफ दिस होल्स इन द ब्लड वेसल इज द फर्स्ट स्टेप एट लॉन्चिंग ए लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। स्ट्रेस से उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाते हैं, उसके पोर्स, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स की शुरुआत हो जाती है। हिस्टामिन अगर आप ऐड कर दो तो उससे वो लोकल इन्फ्लेमेशन ब्लॉक हो जाता है। वही हिस्टामिन जब ब्लड वेसल के थ्रू ब्रेन में जाता है, इट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन्स, वहाँ वो न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ा देता है। इंक्रीज न्यूट्रिशन enables the brain to ramp its activity in order to better deal with perceived impending emergency। ब्रेन का न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ जाता है, ब्रेन और फास्ट काम करने लगता है उस सो कॉल्ड इमरजेंसी के लिए। This is the example of how same histamine signal can create two diametrically opposite effects depending on the site। वही हिस्टामिन जो पैर के और हाथ के ब्लड वेसल्स में जो है अपने इन्फ्लेमेशन रिएक्शन को ब्लॉक करता है, वो ही ब्रेन में जाके न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ाता है। अब आगे बोलते हैं, बॉडी में इतना सोफिस्टिकेशन है, उसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। यानी कि एक अगर पॉइजन इवी हमारे हाथ में छू जाती है तो इचिंग पैदा होती है और हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द रिलीज ऑफ हिस्टामिन द सिग्नल मॉलिक्यूल्स दैट एक्टिवेट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इविस एलर्जन। हिस्टामिन का काम है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को करना, रिस्पॉन्स को बढ़ाना। मगर वो हिस्टामिन केवल उसी हाथ में रिलीज होगा जहां वो पॉइजन इवी टच हुआ था, पूरी बॉडी में नहीं जाता है और उतनी देर रहता है जितनी देर उसकी ज़रूरत है। Similarly, when a person is confronted with a stressful life experience, the release histamine within the brain increases the blood flow to nervous system। वो हिस्टामिन जब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी की ज़रूरत है, हम कोई इमरजेंसी सोच रहे हैं, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और केवल ब्रेन में ही रहता है। जबकि मेडिकल इंडस्ट्रीज की जो ड्रग्स हैं, when you take antihistaminic to deal with the itchiness of allergic rash, the ingested drug is distributed to the whole body। वो एंटीहिस्टामिन जब हम लेते हैं, हिस्टामिन का काम है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाना, एंटीहिस्टामिनिक का काम है उसको रोकना। बट जब हम उसको लेते हैं जुकाम के लिए, उसके लिए, तो वो तो पूरी बॉडी में चला जाता है, शरीर में की तरह वो स्पेसिफिक नहीं रहता, और वो पूरी बॉडी में चला जाता है। और वही जो कि एलर्जी को हमारे कम कर रहा है, हमारे जुकाम को कम कर रहा है, छींक को कम कर रहा है, या मैं ततैये ने काटा उसको कम कर रहा है, वो ही ब्रेन को स्लो कर देता है। इसीलिए एंटीहिस्टामिनिक लेने पर ड्राउजीनेस आता है, कुछ लोगों को नींद आ जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ट्रेजिक एडवर्स रिएक्शन टू ड्रग थेरेपी इन HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को ईस्ट्रोजन, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन मेनोपॉज, जब वो माहवारी बंद हो जाती है फीमेल्स में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीरे धीरे शट डाउन हो जाता है,
उसके वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो उसके लिए फार्मा इंडस्ट्री ने, डॉक्टर्स ने कहा कि भाई हार्मोन रिप्लेसमेंट, इस्ट्रोजन रिप्लेस कर दो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शटडाउन होने के से जो साइड इफ़ेक्ट, जो नुकसान है हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मगर उन्होंने ये नहीं जाना, ये नहीं सोचा कि यही जो एस्ट्रोजन है इसके रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में हैं, हार्ट में हैं, ब्रेन में हैं। दीज एस्ट्रोजन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्रेन। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स वहां भी हैं। तो एस्ट्रोजन जो हमने दी वो खाली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए नहीं काम करी, वो ब्रेन, ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में और हार्ट में भी काम करी। द ड्रग ऑल्सो इम्प्लेक्ट्स एंड डिस्टर्ब्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड नर्वस सिस्टम। Synthetic hormone replacement therapy has been shown to have disturbing side effects resulting in cardiovascular disease, neural dysfunction such as strokes. कार्डियोवास्कुलर मतलब कि हार्ट अटैक वगैरह, इनमें उसका एडवर्स इफेक्ट आया। स्ट्रोक यानी कि फालिज जैसी बीमारियों में आया। इसमें रेफरेंसेस दिए हैं बहुत सारे। तो इस तरह एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि ये ऐसा नहीं है कि हमने दी तो वही काम करती है, उसके उस ड्रग के रिसेप्टर्स और जगह भी होते हैं। Adverse drug effects like those contributing to HRT controversy are primary reason why a leading cause of death is iatrogenic illness. यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं साथियों, ये जो कि अब नोन फैक्ट है वर्ल्ड ओवर। ये कहते हैं कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में ये छपा है, उसका रेफरेंस दिया है इन्होंने। iatrogenic illness, iatrogenic illness को हम कहते हैं फिजिशियन इंड्यूस्ड, यानी कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट से या उसके किसी गलत दवाई के दिए जाने से या प्रोसीजर से, ये सब चीज़ों से इसको iatrogenesis कहते हैं। Iatrogenic illness is the third leading cause of death in this country, यानी यूएस से। More than 1,20,000 people die from adverse drug reaction of prescribed medicines every year. Starfield 2000 रेफरेंस दिया है। However, last year a new study based on result of 10-year survey of government statistics came up with even more dismal figures. ये तो इन्होंने 2000 में छापा है। अब 2003 में नल एट ऑल, इन्होंने 10 साल तक गवर्नमेंट डेटा का एनालिसिस किया यूएसए में, और अब इन्होंने पाया कि iatrogenic illness is actually the leading cause of death in USA. And adverse drug reaction to prescription drugs are responsible for more than 3 lakh deaths a year. ये केवल यूएसए की बात है। अब आप इसको, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में इमेजिन करिए, यूरोप में करिए, इंडिया में करिए। दीज आर डिसमेइंग स्टैटिस्टिक्स। ये कहते हैं बहुत चौंकाने वाले और एक तरह से डिस्टर्ब करने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं, स्पेशली फॉर हियरिंग प्रोफेशन दैट एरोगेंटली डिसमिसेस 3,000 ईयर्स ऑफ इफेक्टिव ईस्टर्न मेडिसिन एज अनसाइंटिफिक। यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, ये उस मॉडर्न मेडिसिन, उस जो हम जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं, वो कहते हैं ये उनके लिए एक चौंकाने वाली बात होनी चाहिए जो एरोगेंटली, एरोगेंस यानी अहंकारवश 3000 साल से भी पुरानी ईस्टर्न मेडिसिन को अनसाइंटिफिक कहते रहे हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लॉन्ग बिफोर वेस्टर्न साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, एशियंस हैव ऑनर्ड एनर्जी एज अ प्रिंसिपल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हेलन मिल। ईस्टर्न मेडिसिन ने हजारों साल से एनर्जी को प्राइम वो माना है। एग्जाम्पल इन्होंने चाइनीज़ मेडिसिन का दिया है, चाइनीज़ मेडिसिन में कैसे मेरिडियंस और एनर्जी फ्लो और वो सब। फिर ये बताते हैं, बट एज एडमायरिंग आई एम ऑफ एंशिएंट विजडम ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, आई डू नॉट वांट टू बैश वेस्टर्न डॉक्टर्स हु प्रिस्क्राइब मैसिव क्वांटिटीज ऑफ ड्रग। वो कहते हैं मैं डॉक्टर्स को दोष नहीं देता जो ड्रग्स लिखते हैं। वो कहते हैं मेडिकल डॉक्टर्स के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि वो एक तरह से फंसे हुए हैं इंटेलेक्चुअल रॉक एंड ए कॉरपोरेट हार्ड प्लेस। इनके माइंड में जो मेडिकल टीचिंग में जो इन्हें पढ़ाया जाता है, देयर हीलिंग एबिलिटीज आर हॉबल्ड बाय आर्किक मेडिकल एजुकेशन फाउंडेड इन न्यूटोनियन मैटर ओनली यूनिवर्स। इन्हें पढ़ाया ही हो जाता है कि न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ाई जाती है, न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से ड्रग्स पढ़ाई जाती हैं, इनको वही सिखाया जाता है, तो उनके दिमाग में वही रहता है।
Unfortunately, that philosophy went out of vogue 75 years ago when physicists officially adopted quantum mechanics and recognized that universe is actually made of energy. बोले 75 साल हो गए हैं. क्वांटम फिजिक्स ने तो, जो कि मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, इंक्लूडिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, भी फिजिक्स पे ही आधारित है कहीं ना कहीं. जो मॉडर्न हमारी बायोलॉजी है, वो कहते हैं वो तो जिसके ऊपर आधारित है वो फिजिक्स तो बदल चुकी. 75 साल जो है, आउट ऑफ वोक 75 years ago. In their postgraduate days, those same doctors receive their continuing education about pharma products from drug labs. पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्हीं डॉक्टर्स को जिनकी प्राइम ट्रेनिंग न्यूटोनियन फिजिक्स, बॉडी एज ए मशीन एंड केमिकल्स एज ए सॉल्यूशन आधार पे है, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, उनको फिर फार्मा कंपनी के जो इरेंड बॉयज, यानी जो उनके जो कि डॉक्टर्स नहीं होते, वो आके उन्हें एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं हमारी दवाई का ये फ़ायदा है, हमारी उसका ये फ़ायदा है. whose primary goal is to sell products, provide doctors with information about efficacy of new drugs. Drug companies freely offer the education so that they can persuade doctor to push their projects. फिर उनके ऊपर वो उन्हें नई नई स्टडीज़ बताई जाती हैं, उन्हें नई नई चीज़ें बताई जाती हैं ताकि डॉक्टर्स उसको दवाइयों को प्रेस्क्राइब करें. It is evident that massive quantities of drugs prescribed in this country violate the Hippocratic oath taken by all doctors, first do no harm. बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हिपोक्रेट्स ने जो सिखाया था, प्राइमम नॉन नोसेयर, फर्स्ट डू नो हार्म, ये डॉक्टर्स, इनका कहना ये है, अपनी ट्रेनिंग की वजह से या अपने जो भी उनको सिखाया जाता है, द मैसिव क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब वायलेट द हिपोक्रेटिक ओथ. फर्स्ट डू नो हार्म वाला प्रिंसिपल यहाँ पर कह रहे हो तो सब गड़बड़ हो जाता है. हार्म बताया इन्होंने कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो बन चुका है iterogenicis. We have been programmed by pharmaceutical corporations to become a nation of prescribing prescription drug popping junkies and tragic results. कहते हैं हमें फार्मा कॉरपोरेशंस ने एक ऐसा देश बना दिया है जो हम दवाइयाँ खाने में ड्रग पॉपिंग जंकीज एंड ट्रेजिक रिजल्ट तो सब रिसर्च में प्रूवन है. वी नीड टू स्टेप बैक एंड इनकॉर्पोरेट द डिस्कवरीज ऑफ क्वांटम फिजिक्स इनटू बायोमेडिसिन. कहते हैं हमें स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, क्वांटम फिजिक्स को बायोमेडिसिन में लेना पड़ेगा टू क्रिएट ए न्यू सेफर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक सेफर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज अट्यून टू द लॉज ऑफ नेचर. तो ये यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. अभी इस चैप्टर में और भी है, क्योंकि ये बहुत गंभीर चैप्टर है, बहुत गंभीर चिंतन है, तो मैं इतना ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा में फिर एक बार में कहीं ओवरडोज ना हो जाए आपके लिए भी और मेरे लिए भी. तो इसी चैप्टर को हम 4th चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सी नई चौंकाने वाली जानकारियाँ हम लेंगे. और मैं, क्योंकि होली का त्यौहार हमारे सामने है, आप सब होली मनाते हुए या मनाने के बाद इसे देखेंगे, तो मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. होली के कलर्स आपके जीवन में भी नए नए कलर पैदा करें और इन वीडियोस से आपको एक नई सोच, एक नई थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड वेलबीइंग आपके अंदर पैदा करें. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.